दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अब चुनाव मत पड़ने में बस कुछ घंटे ही बाकी हैं। कल सुबह से लोग अपने घरों से निकलेंगे और वोट डालने का काम शुरू करेंगे। कल शाम को 6 बजे मत प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जिस पर आज आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखना चाहती है। एक, आज जिस तरीके से अचानक अहमद शाह बुखारी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को वो समर्थन देते हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है कि हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी का अहमद शाह बुखारी से कोई लेना देना नहीं है, और ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, किसके कहने पे दिया है, ये वही बेहतर जानते होंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को और सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पैदा हुई है। अहमद शाह बुखारी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, दकियानूसी पॉलिटिक्स करते हैं, उसको हर आदमी जानता है। और आम आदमी पार्टी को उनके समर्थन की दरकार नहीं है। और साथ में ये भी कहना चाहती है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, जब उनके बेटे के दस्तारबंदी का कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को न बुलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाने का काम किया। आप देश के प्रधानमंत्री से नाराज हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, आपकी राय उनकी राय से एक राय नहीं हो सकती, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते उस पद की एक गरिमा है, उस पद का एक सम्मान है, और हम सब लोगों को उस पद का सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई आदमी, कोई शख्स उनकी जगह अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देता है तो ये बात ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और उसकी निंदा होनी चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर शुरू से लगातार ये कहती रही है कि हम आम आदमी की राजनीति करते हैं। हम किसी आम हिंदू, हम किसी आम मुसलमान, हम किसी आम सिख, हम किसी आम ईसाई, सबकी बात करते हैं, सबकी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि सबकी बुनियादी ज़रूरतें एक जैसी हैं। सबको बिजली चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको चाहिए कि उनकी ज़मीन, उनकी इच्छा, उनकी राय के बगैर न ली जाए। जब किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है तो वो किसी धर्म विशेष की नहीं होती, या धर्म विशेष के इस वजह से उसके साथ छेड़खानी नहीं होती है। तो हम ये साफ करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को अहमद शाह बुखारी के समर्थन की कतई ज़रूरत नहीं है। हम उनकी राजनीति को रिजेक्ट करते हैं और उनकी राजनीति की निंदा करते हैं, और हम देश के अंदर एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां जो सबकी बात करे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बातचीत करें। आज दिन में इस घटना के फौरन बाद बड़े आश्चर्यजनक रूप से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से अहमद शाह बुखारी जी के संदर्भ में एक टिप्पणी की, उससे मुझे काफ़ी हैरानी भी हुई, और मुझे लगा कि कहीं दोनों का आपस में किसी तरीके से कोई रिश्ता तो नहीं है दोनों बयानों के बीच में। इसको भी समझने की ज़रूरत है कि चुनाव के एक दिन पहले क्यों इस तरीके से अहमद शाह बुखारी के बयान को जेटली साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जोड़कर देखते हैं। बाकी जेटली जी के बयान पर संजय जी कुछ कहना चाहेंगे। अरुण जेटली जी का बयान आया, पहली बात तो ये कि वो देश के वित्त मंत्री हैं और उनको नियम, कानून, मर्यादा का पालन करना चाहिए। चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वो वोट मांगते फिर रहे हैं, अभी भी वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और खुले तौर पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अहमद बुखारी जी के बयान के तुरंत बाद अरुण जेटली जी का बयान आता है कि फतवे के खिलाफ 100% मतदान करें। इसका मतलब इन दोनों बयानों में कहीं ना कहीं कोई जुगलबंदी थी। चुनाव के ठीक एक दिन पहले अहमद बुखारी जी का बयान आता है और उसके ठीक 1-2 घंटे बाद देश के वित्त मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अरुण जेटली जी का बयान आता है। तो इन दोनों बयानों में जुगलबंदी है।
आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर से मानती है कि अहमद बुखारी जी समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहे हैं। कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, कभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, कभी वो किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। और इसके अलावा वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनकी राजनीति का आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं करती। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म हर प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, चाहे किसी धर्म की सांप्रदायिकता हो। हम इस प्रकार की सोच के खिलाफ खड़े हैं। और जो बात आशुतोष जी ने कही कि जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित न करके दस्तारबंदी के कार्यक्रम में अपने बेटे के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, वो भी कतई स्वीकार्य नहीं है इस देश के किसी भी व्यक्ति को। और देश के इतिहास में मुझे लगता है ये पहली घटना है कि अहमद बुखारी के समर्थन को किसी राजनीतिक दल ने इनकार किया है लेने से। आम आदमी पार्टी उनका समर्थन लेने से इनकार करती है। हम ये चुनाव देश के आम हिंदू, देश के आम मुसलमान, देश के आम सिख, देश के आम ईसाई के दम पे लड़ रहे हैं। उनके समर्थन से हम ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार की बयार चल रही है, जिस प्रकार की लहर चल रही है, 50 से ज्यादा सीटें पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आएंगी। Well, today it became very clear that certain political outfits and certain elements have been trying to polarize this election. In the past, there were attempts in Trilokpuri, in Bhavana, in other places in Delhi to stir the communal pot, to create a communal situation. And today, on the eve of the polls, a man who represents regressive politics, a man who represents the worst side of communal politics, came out and gave unsolicited support to Aam Aadmi Party, which is a thinking party, which is a party of new ideas, party that wants to fight against corruption, crony capitalism, party that seeks probity, integrity in public life, party that is setting new benchmarks in Indian politics. We not only reject the offer made by Mr. Ahmad Bukhari, but we also want to make it very clear that Aam Aadmi Party is here in Delhi, in India, to fight against the sort of communal politics that Mr. Ahmad Bukhari represents. In the past, he invited the Prime Minister of Pakistan for the announcement ceremony of his son, but didn't invite the Prime Minister of India. That's the kind of communal politics, dangerous politics that this man is known for. And we reject this kind of politics, and we want to make it very clear that we reject communal politics, we fight against communal politics of all hue and color. But at the same time, we would also like to make it clear that on the eve of the polls, the finance minister of the country took the eye of the great responsibility, which is making the union budget, and held a press conference in which he again attacked Aam Aadmi Party. That shows, or rather that I think it's an icing on the cake for the Bharatiya Janata Party, that over the last 1 month in particular, they have only been practicing negative, regressive, reactionary politics in Delhi. They didn't come out with a manifesto. They were without a competent and credible leadership in Delhi. They didn't have a coherent agenda for the people of Delhi. And they spent the last few weeks
in attacking Aam Aadmi Party and its convener Arvind Kejriwal viciously, personally, by resorting to name calling, resorting to abuse and filthy language. And today the Bharatiya Janata Party capped this negative campaign by this press conference by the finance minister, in which he again attacked Aam Aadmi Party and its CM face, Mr. Arvind Kejriwal. It is unfortunate that when the finance minister of the country holds a press conference on the eve of the polls, he doesn't lay out a coherent vision for the people of Delhi. That what his government has done in the past, over the last 8 months for Delhi, and what they want to do for Delhi. I would also like to point out that the budget that Mr. Arun Jaitley presented for Delhi in July is a budget of 38,000 crore rupees, out of which 20,000 crore rupees is planned expenditure, which was supposed to be spent on building new infrastructure, new hospitals, new colleges, laying down new water pipelines, new transmission lines. And you can go back and check your facts that 70% of this planned expenditure still lies unused, unspent. Unused, unspent. 70% of the planned expenditure of the budget presented by the finance minister of the country for the state of Delhi as of date lies unused. The money that should have been spent on laying the foundation of new buildings, new colleges, new flyovers, laying down new pipelines, transmission lines, lies unspent, has not been utilized and will lapse because the financial year is going to end. So that's the state of affairs. Now it's up to the people of Delhi to go out and vote for a competent and honest government. अब पूछिए Suddenly Imam Bukhari's reaction comes and then followed by JT's reaction. Who do you think has asked Imam Bukhari to offer you something? Yeah. This is for the journalists and the reporters to investigate and find out. You also have some. No. See, Aam Aadmi Party is not interested in that. We'll request all the media houses, reporters, investigative journalists to go and find out and investigate that what prompted him that he came out and made this statement suddenly. If I can twist that question, who do you think Imam Bukhari's statement is going to help? Who Yeah. is it going to help? See, as I said, there have been attempts to polarize this election. There have been blatant attempts, and I see this attempt of today, you can see it as a blatant attempt or as a subtle attempt. But definitely there are forces in Delhi which are trying to polarize this election and trying to win this election on issues that are not in public interest. That the big issues of Delhi, water, electricity, employment, health, education, women's security, they are not being discussed. Instead, attempts are being made to polarize this election. Janand, you were asking question. बीजेपी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि 80 लाख एलईडी उन्होंने बांटी है 140 लाख लोगों को, तो उस हिसाब से 1,40,00,000 लोगों को 80 लाख एलईडी बांटी है, ये एडवर्टीजमेंट है। उस हिसाब से एक आदमी को करीब 56 के आसपास एलईडी मिल रही है। अब आपने हमसे बेहतर कैलकुलेशन कर लिया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि बीजेपी दिल्ली के अंदर ये नहीं कहती कि बिजली के दाम वो सस्ते करेगी या नहीं करेगी। पिछली बार उन्होंने कहा था 30% बिजली के दाम कम करेंगे, उन्होंने किया नहीं पिछले 8 महीनों से। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने घरों के अंदर, बीजेपी क्या कह रही है मैं बताता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने घरों के अंदर ट्यूबलाइट लगाना बंद कर दीजिए, लाइट लगाना बंद कर दीजिए, गीजर लगाना बंद कर दीजिए, एसी चलाना बंद कर दीजिए। 5 कमरे का मकान हो तो सिर्फ 2 LED बल्ब जलाइए और साल भर के अंदर 300 रुपए की बचत कर लीजिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप अपने घरों के अंदर गीजर भी चलाइए, एसी भी चलाइए, ट्यूबलाइट भी चलाइए, बल्ब भी चलाइए और जितना चाहिए उतना चलाइए। लेकिन अगर महीने का बजट अगर आपको 600 रुपए का आएगा तो हमारी सरकार के दौरान आपको 300 रुपए की बचत होगी, क्योंकि हम बिजली के दाम आधे करेंगे। अब आप तय कर लीजिए। अराजकता और गवर्नेंस के बीच है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि देश, मुझे बड़ी तकलीफ है आज अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देकर, बल्कि पिछले, मैं उनका एडमायरर रहा हूं, मैं उनको पसंद करता रहा हूं, लेकिन पिछले 10 दिनों से मुझे ये लगता है कि देश के वित्त मंत्री के पास अगर
देश का बजट बनाने के लिए वक्त नहीं है, अगर उनकी दिलचस्पी देश का बजट बनाने में नहीं है, जो कि पूरे देश के लिए कंसर्न की बात है, चिंता की बात है, और चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि देश का बजट ये तय करता है कि आने वाले 1 साल के अंदर भारत के अंदर जो आर्थिक विकास किस तरीके से होगा, लोगों के देश के खर्चे किस तरीके से चलेंगे। उसकी बजाय अगर वो दिल्ली के लिए की राजनीति में अगर टांग आते हैं और उसमें अपना वक्त जाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से फिर गुजारिश करूंगा, कृपया करके मिस्टर अरुण जेटली, you have been a law minister, now you are a finance minister, you held lot of big posts, please concentrate on budget, please, because that is very, very important. अभिमन्यु संजय जी, अरुण जेटली ने कहा है कि अराजकता वर्सेस सुशासन की लड़ाई है। अराजकता का चेहरा नहीं। बताया अरविंद के। देखिए, ये कोई पहली बार तो बोल नहीं रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि असभ्यता, अभद्रता और जिस प्रकार के विज्ञापन का और नकारात्मक प्रचार का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में चलाया, इसका जवाब दिल्ली की जनता कल देने जा रही है। अराजकतावादी बोला, जंगल में भेज देने के लिए कहा, नक्सलवादी बोला, उनके एक नेता ने, एक मंत्री ने कहा अरविंद केजरीवाल तो राक्षस हैं, किसी ने कहा भगौड़ा है, कोई कह रहा है नटवर लाल है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कुछ। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र के मालिक के हाथ में है, और लोकतंत्र का मालिक इस देश की जनता कल अपना जवाब भारतीय जनता पार्टी की अभद्रता और असभ्यता का अपने वोट की ताकत से देगी।